नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर विद कैरल के आज के सेशन में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम ऐसी एक शख्सियत को लेके आए हैं जो है यंग, डैशिंग और उनके ख्याल भी हम सबसे बहुत अलग हैं। दोस्तों, आप लोगों ने नुमिज़मेटिक इस चीज़ का नाम सुना है? मुझे पता है कि आज के सेशन में आपको बहुत अच्छा नॉलेज और इंस्पिरेशन मिलने वाला है। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर कुणाल अग्रवाल। वो एमकॉम है, टेक्निकल एनालिस्ट की हैसियत से काम करते हैं। इसी के साथ उनका इंटरनेशनल बैंक नोट सोसाइटी और अमेरिकन नुमिज़मेटिक एसोसिएशन से भी बहुत अच्छा ताल्लुकात है, बहुत अच्छे ताल्लुकात है। वो लोकल हॉबी ग्रुप्स में भी रहते हैं। दोस्तों, मैं उनकी फेसबुक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करूँगा और आई होप आप उनको विज़िट करेंगे। और जब आपको समझ में आएगा कि नुमिज़मेटिक एग्जैक्टली क्या होता है और आपका भी वो इंटरेस्ट होगा, तो आप उनसे ज़रूर सवाल पूछेंगे और अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, लेट्स गिव अ बिग हैंड मिस्टर कुणाल अग्रवाल। दोस्तों, मैं रविराज कायरल वेंचर्स की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। 2-3 रिक्वेस्ट आए थे हमारे पास कि न्यूमिज्मेटिक्स के रिलेटेड आप कुछ कंटेंट अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसी रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे बीच मौजूद है दी एंथुजियास्टिक एक्सपर्ट न्यूमिज्मेटिक मिस्टर कुणाल अग्रवाल। आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए ये सेशन मैं कुणाल जी को हैंड ओवर कर देता हूँ। कुणाल, आपका तहे दिल से स्वागत है। हमें इस हॉबी के बारे में बताइए कि न्यूमिज्मेटिक्स होता क्या है एक्चुअली। अच्छा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर पहले तो, और इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए भी थैंक यू। एंड कमिंग डायरेक्टली टू योर क्वेश्चन, न्यूमिज्मेटिक का मतलब है स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी। तो जो पैसे होते हैं, इधर कॉइन्स हो या नोट्स हो, तो उसकी जो स्टडी होती है उसे न्यूमिज्मेटिक्स कहा जाता है। अब उसमें रिसर्च पार्ट भी इन्वॉल्व है। तो अगर इसका लिटरल मीनिंग हम देखें तो न्यूमिज्मेटिक्स वर्ड में जो न्यूमिस है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नोमिज्मा व्हिच मींस मनी। तो इसे लिटरल सेंस में भी आप मनी कलेक्शन ही कह सकते हो ऐसे। ओके। और एज फॉर मी, तो आई हैव बीन अ कलेक्टर फॉर लास्ट से 10 to 15 years। इतने टाइम से मैं जमा कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली सीरियस अप्रोच नहीं रहा है। सीरियस अप्रोच लास्ट कुछ सालों में ही चालू हुआ है इस हॉबी को लेकर। उसके पहले मेरी शुरुआत ऐसे थी, जैसे एक बार मुझे छुट्टे में मैं कुछ चीज खरीद रहा था, छुट्टे में एक अलग कॉइन मिल गया। मैं घर आया, मैं उसे बहुत टाइम देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा कि ये क्या चीज है, ये अलग क्यों है। उस कॉइन के पीछे हमारे एक लीडर का फोटो था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि 5 रुपए के कॉइन के पीछे यूजुअली कुछ और होता है, हमारा एम्ब्लेम बना हुआ होता है, लेकिन ये फोटो कैसे। तब मैंने उसके बारे में और सोचा और ढूंढा इधर उधर, ऐसे मुझे और अलग अलग फोटो वाले कॉइन्स मिलते गए। तब अब उसे हम कहते हैं कोमेमोरेटिव कॉइन्स। ये होते हैं कोई स्पेशल ओकेजन के लिए निकले हुए कॉइन्स जो सरकार हमारी छापती है कोई पर्टिकुलर इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। तो अब वो एक स्टार्ट हुआ, मतलब एक स्टार्टर पॉइंट था जहां से मेरी क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर घर पर सबको पूछना कि किसी के पास कोई अलग कॉइन है या नहीं, फ्रेंड्स एंड फैमिली में बात करना। तब कोई फॉरेन से आ रहा है, कोई एक कॉइन ला देगा, कोई एक नोट ला देगा, या किसी के पास पुराना वो 1 पैसा 2 पैसे का कॉइन होगा, किसी ने दे दिया। तो वहां से ये स्टार्ट हुआ और ये एक काफी पैसिव प्रोसेस रहा है, साइड बाय साइड की। कभी बस कुछ दिख गया तो बस जमा कर लो ऐसे। बट जैसे जैसे एज बढ़ती गई, मैच्योरिटी आती गई, तब क्यूरियोसिटी और बढ़ती गई कि पहले लगता था कि यार हमारा ही तो करेंसी, एक ही करेंसी है। अब जब मालूम पड़ने लगा दुनिया में और कंट्रीज है, उनकी सबकी अलग अलग करेंसी होगी, हम वो चीज यूजुअली ओवरलुक कर देते हैं कि हर एक की अलग अलग करेंसी होती है, सबके अलग सिस्टम होती है। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट उसमें जाता गया, क्यूरियोसिटी आती गई। फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को ही परस्यू करते करते वो जमा करना, स्टडी करना उनके बारे में, और ये कलेक्शन शुरुआत हो गई और थोड़ा पेस पकड़ लिया इस कलेक्शन ने। ओके। कभी ऐसे हुआ कि यहाँ मीन्स खेल खेल में भी ऐसे हुआ कि यहाँ पे ही टोटल फोकस्ड रहा और थोड़ा पढ़ाई वगैरह छूट गई या ऑफ ट्रैक चला गया, ऐसे कुछ हुआ? घर से कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आई आपको?
एब्सोल्युटली, ये तो है ही। अभी एज ए यंग पैशनेट किड ये चीज तो होती है, या स्पोर्ट्स हो या कोई कल्चरल एक्टिविटी हो या हम्म। ये हॉबी हो, जिस चीज में आपका अगर दिल लग जाए तो उसमें इतना घुस जाते हो कि पढ़ाई वढ़ाई तो भूल ही जाते हो। तो ये तो होना ही था और हुआ भी है। तो ये फेज था मेरे कॉलेज का, कॉलेज, अर्ली कॉलेज, मतलब डिग्री कॉलेज की शुरुआत के टाइम पे ये फेज था मेरा, जब मैं इसमें काफी डीप में जाने की कोशिश कर रहा था। हर एक कॉइन्स के बारे में स्टडी करो, हर एक नोट के बारे में स्टडी करो, ट्राई करो और कलेक्ट करने का। तो ये प्रोसेस एक्चुअली बहुत एलॉबरेट रहा है। जैसे जैसे मैच्योरिटी आती गई, फिर दूसरे तरीके भी वापरना चालू कर दिए जमा करने के, जैसे फेसबुक वगैरह पे फॉरेन लोगों से कनेक्ट कर कर उन्हें रिक्वेस्ट करना कि आप वहाँ की करेंसी भेजिए। अच्छा। तो ये सब चीजें करते करते अब उनमें फिर रिसर्च करना, बेसिक चीजें हैं जो हम, अभी मैं एक एग्जांपल अगर आपको दे दूं, आप खुद नहीं जानते रहोगे, या आई डोंट नो, मे बी आपको शायद पता हो बट काफी व्यूअर शायद नहीं जानते होंगे। जैसे ये एक सिंपल 10 रुपए का कॉइन है इंडिया का। अब ये दिखने में तो सादा कॉइन है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसका जो ईयर लिखा हुआ होता है उसके नीचे आपको एक डॉट दिखेगा। अभी ऑब्वियसली वीडियो में क्लियर नहीं है ये, बट एक वहां उसके नीचे एक मार्किंग होती है, तो वो मार्किंग बता देगी आपको कि ये कहाँ पर छपा है कॉइन। इसमें 4 टाइप की अलग अलग मार्किंग्स होती है। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें फिर डिस्कवर होती गई और मेरी क्यूरियोसिटी इसमें इतनी बढ़ गई। तो ये तो सिर्फ था इंडियन कॉइन्स या इंडियन नोट्स से रिलेटेड चीजें। फिर जब फॉरेन कॉइन्स और नोट्स के बारे में पढ़ना और कलेक्ट करना चालू किया, देन इट वाज लाइक एन एंडलेस ओशन। उसमें तो आप उसके कल्चरल एस्पेक्ट्स पढ़ सकते हो, उनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हो, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ सकते हो, हर चीज, जियोग्राफी आप समझने लगते हो। तो उस चीज में मैं काफी एक्चुअली डाइवर्ट हो गया था। ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये नेगेटिव था, इट वाज अ वेरी प्रोडक्टिव डाइवर्जन, क्योंकि एज ए पर्सन आई इवॉल्व्ड अ लॉट। मेरी जो ये कह सकते हो वर्ल्ड को लेकर सेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, मेरा परसेप्शन है वर्ल्ड कल्चर को लेकर, इंक्लूसिवनेस है, वो बढ़ गई। आप ये कह सकते हो मैंने एक्चुअली बिना ट्रैवल बाहर किए इंडिया के ऐसे ही दुनिया देख लिए इन कॉइन्स और नोट्स के जरिए। अच्छा अच्छा, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताइए ना इसके बारे में, कि आपने जैसे कहा कि वो जो डॉट रहता है उससे पता चलता है कि ये कब छपा, क्या छपा, इतनी सी वो डॉट्स की बात रहती है। और ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आप बता सकते हैं, जिससे हमारा जो व्यू है और ब्रॉड हो सकता है और एलेबरेट हो सकता है? एब्सोल्युटली। तो आपको अगर एग्जांपल दूं मैं, तो 1970s में एक कॉइन छपा गया ब्राजील में। ब्राजील के उस कॉइन के ऊपर चित्र था गिर गाय का। गिर गाय जो हमारी गुजरात की है। ओ, तो गिर अब गए ये क्या? क्यूरियोसिटी, हाँ, अब यही क्यूरियोसिटी मुझे भी आई कि गिर गाय जो गुजरात की है उसका फोटो ब्राजील में कैसे। तो अब जब उसके बारे में रिसर्च किया मैंने, तब मुझे मालूम पड़ा कि ब्राजील के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया मिलने हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से, तब वहां पर मीटिंग हुई। उसके बाद वो गए थे गुजरात में और वहां के जूनागढ़ के वो किंग से मिले थे। अब किंग ने बोला कि सर जी, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भेंट तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक ऐसी चीज देंगे जो आपकी देश की एक अलग टाइप से प्रगति पे एक अच्छा डायरेक्शन दे देगी, एक एग्रेरियन इंडस्ट्री, एक एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री क्रिएट कर देगी, डेयरी इंडस्ट्री क्रिएट कर देगी। तो वो कह रहे थे कि ऐसी क्या चीज है, तो उन्होंने कहा आप हमारी देसी गिर गाय की ब्रीड ले जाइए, इनसे अच्छी कोई गाय दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ उनको 2 जोड़ी दी थी, 2 पेयर्स दिए थे, और ये बात है अर्ली 70s की। उसके बाद से वही 2 पेयर्स को उन्होंने वो रिप्रोड्यूस करते गए, पॉपुलेशन बढ़ी, और आज वहाँ की कैटल इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है, जो काफी क्राइसिस के टाइम पे भी वो चीज उनको थ्राइव करके रखती है, बचा के रखती है इकोनॉमिक क्राइसिस से। इतना स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल थी वो गाय, इतने आप ये कह सकते हो फर्टाइल थी या मिल्चिंग थी, इतनी अच्छी हाई क्वालिटी ब्रीड्स थी वो। तो उस चीज को रिमेम्बर करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने अपने कॉइन्स पे उस गाय की फोटो डाल दी। क्या बात है, क्या बात है। और मैंने देखा भी है, आपने कुछ पोस्ट भी शेयर किया था कि भगवान गणेश का चित्र आई थिंक इंडोनेशिया के नोट पर है।
हाँ इफ आई जी, एम हाँ नॉट जी। रॉन्ग। तो हाँ जी, उसके बारे में यस, बताइए ना यस, जरा। यू एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब देखा जाए तो इंडोनेशिया और इंडिया का जो कल्चरल टाइज और हिस्टोरिकल टाइज है वो हम्म पहले से ही बहुत स्ट्रांग है। द रीजन बीइंग जो चोला डायनेस्टी थी इंडिया की, हम्म हम्म उन्होंने इंडोनेशिया तक की जगह कैप्चर कर रखी थी पहले। तो उन अच्छा। टाइम पे उन्होंने वहां पर टेम्पल्स बनाए थे और वहां पर सारे प्लेज होते थे या हमारे स्क्रिप्चर्स का प्रीचिंग होता था, बोला जाता था, स्टोरी टेलिंग होती थी, नरेशन होते थे। तो अब जो कल्चरल इंटीग्रेशन है इंडियन कल्चर का इंडोनेशियन के साथ वो बहुत स्ट्रांग है। आप अगर देखेंगे तो महाभारत जो अभी नवी सीरियल आई थी स्टार प्लस पर, उसकी हम्म। ऑब्वियसली इंडिया में बहुत हाई व्यूअरशिप थी, लेकिन इंडिया के बाद जो सेकंड कंट्री थी सेकंड हाईएस्ट व्यूअरशिप की, दैट वाज इंडोनेशिया। इट इज अ अच्छा। 90% मुस्लिम कंट्री, वहां की हम्म पॉपुलेशन मुस्लिम है, लेकिन फिर भी महाभारत वाज अ हिट देयर। वहां पर अभी तक रामायण के रिपीटेड टेलीकास्ट चलते। हमारे यहाँ तो जब अब चालू हो रहा था, बहुत टाइम बाद कंट्रोवर्सी भी हुई, पर कैसे ना कैसे करके एक बार वो चालू हो गया। वहां पर तो वो बंद ही नहीं हुआ, वो रिपीट पर लूप पे चलता ही रहता है और स्टिल सब देखते हैं बार बार। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो उसमें कैसा था उस टाइम पर, इंडोनेशिया में इन्फ्लेशन की तकलीफ थी 1990s में। हम्म। इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया था, उसकी वजह से चीजें महंगी हो रही थी, पैसे की वैल्यू कम हो रही थी। अब गणपति जी को हम कहते हैं विघ्नहर्ता, ऑब्स्टैकल रिमूवर, जो हम्म आगे का रास्ता भी दिखाता है, पाथ क्लियर हम्म करता है। तो वो सोच के, प्लस जो कल्चरल रेलेवेंस है उनका, प्लस वो हम्म। बुद्धि के देवता है, विजडम के, तो इसी वजह से उन्होंने उनका चित्र नोट पर डाला और ये सोच के कि बस हमारी तकलीफें कम हो जाए, जो इवेंचुअली हुई। अच्छा अच्छा। ओके। तो कुणाल, उनका हाँ। हिस्ट्री भी है। पहले उन्होंने, उनके पास जब वो नीदरलैंड्स के ऑक्यूपेशन में थे, तभी भी एक नोट छपी थी जिसपे गरुड़ा पे विष्णु जी बैठे हैं, ऐसी नोट भी छपी है उन्होंने। ओ, कुणाल, फिर ये आप इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हो, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि आप रुके और ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते रहे। आप मुझे बताइए कि इस जर्नी को जब आपने परस्यू किया अभी कुछ सालों से, आप बहुत सीरियसली हो गए, तो रिसर्च के बारे में बताइए, इसके आपको जो एक्सपीरियंसेस आए हैं उसके बारे में बताइए, और आपको ये चीज करते हुए, ये हॉबी को परस्यू करते हुए आप में कैसे बदलाव आए। मैं जरा दो तीन क्वेश्चन एक बार में ही पूछ जाता हूँ क्योंकि आपका मैं फ्लो तोड़ना नहीं चाहता, बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है इंटरव्यू, आप मुझे प्लीज बताइए। डेफिनेटली। तो आपके क्वेश्चन को मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसको मैं दो चीज में डिवाइड करता हूँ। वन, हाउ डिड आई हम्म शेप माई हॉबी, एंड हम्म। सेकेंड, हाउ डिड द हॉबी शेप मी। ओके, राइट राइट। या तो हम्म फर्स्ट पार्ट को आंसर करते हुए मैं ये कहूंगा कि ऑब्वियसली पहले तो था बहुत ही स्कैटर्ड अप्रोच, की बस यहीं वहीं से पूछ के जो सिक्के मिल गए, या कभी राइट कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर गए वहां राइट। पर लोग लेकर बैठे रहते हैं अलग कॉइन्स, वहां से प्रोक्योर कर लिए, हम्म। बस। बट जैसे जैसे थोड़ी मेच्योरिटी लेवल बड़ी हुई, फिर चालू हुआ नेटवर्किंग, नेटवर्क करना, जो लोग फॉरेन में रहते हैं उनसे कहकर कि आप वहां के नोट्स मुझे भेजिए, कॉइन्स मुझे भेजिए, मुझे कलेक्ट करना है। फिर सेकंड पार्ट थी और एडवांस नेटवर्किंग की, दूसरे लाइक माइंडेड कलेक्टर से मिलना, इंडिया के ही हम्म नहीं फॉरेन के भी। तो हम्म। उनसे ये स्टार्ट हो गया कि मैं आपको इंडिया की करेंसी भेजूंगा, आप मुझे फॉरेन की करेंसी भेजिए, आपके देश अच्छा। की। ओके। तो दोनों का फायदा है इसमें, दोनों के लिए कलेक्शन में कुछ नया ऐड हो जाएगा। तो हम्म ऐसे करते करते कलेक्शन बढ़ता गया। फिर फाइनल स्टेप था इस चीज में कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच, जो एक इंडस्ट्री है, ये हॉबी की छोटी हॉबी नहीं है, इंडिया में बहुत अंडर डेवलप्ड है। बट अगर हम्म आप फॉरेन कंट्री जैसे यूएस, यूरोपियन या ब्रिटिश मार्केट्स में देखेंगे, तो इट इज अ हम्म वेरी डेवलप्ड हॉबी, इट हैज बीन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वहां पर इन चीजों के बड़े ऑक्शंस होते हैं, अलग अलग कॉइन्स नोट्स के, और हम्म शॉप्स भी होती है वहां पर स्पेशली हम्म डेडिकेटेड टू न्यूमिज्मेटिक्स। तो हम्म। उन लोगों से कनेक्शन में आना, एंड देन वहां से फिर फाइनली चीजें प्रोक्योर करना। तो दिस इज ओके। हाउ आई अप्रोच दी हॉबी। और जैसे आपने कहा रिसर्च, रिसर्च के लिए हम्म बहुत सारा स्टडी मटेरियल होता है, एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग क्लूज। मतलब ऑब्वियसली आपको कहीं पर डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि इस कॉइन के पीछे ये हिस्ट्री है। यू हैव टू स्टडी दैट हिस्ट्री इन दैट सिमिलर टाइमलाइन। अगर आपको आज मैं ईयर 2000 का कॉइन बता दूं, कोई कंट्री जैसे फिजी का,
तो आपको फिजी में जो ईयर 2000 और 1999 की हिस्ट्री है, आप अगर वो रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉइन के ऊपर जो चीजें हैं वो क्यों बनाई गई है, क्यों ऐसा डाला है, इसका मीनिंग क्या है, ऐसा. So this is how I researched and I shaped my collection. और obviously it was a two-way thing. जितना मैंने हॉबी को बनाया, हॉबी ने मुझे भी बनाया है. तो मैंने काफी सीख इसमें से सीखी है. एक तो हो गया रिसर्च ओरिएंटेड माइंड, rather than रैंडम चीजें सिर्फ जमा करके रखो, जो वो मेंटालिटी बोलते हैं ना, होर्डर्स एंड गैदरर्स, हम पहले हंटर्स एंड कलेक्टर्स थे ऐसे, तो बस कि जमा करो, शुरुआत वहां से हुई. लेकिन अब चीज हुआ कि एक चीज को डीप में स्टडी करना, हैविंग एन एनालिटिकल अप्रोच टुवर्ड्स इट, कि ये क्या है, ये क्यों है, व्हाई इज इट डिफरेंट, इस पे ये चीज डाली गई है, इसका कुछ रीजन होगा. तो उन गहराइयों में जाना, उसे समझना, वो एक अप्रोच अंदर आ गया है. वो जो क्यूरियोसिटी बचपन में होती है वो कहीं खो गई थी, अब वो इस चीज की वजह से वापस आ गई. यू सी एवरीथिंग विद अ क्वेश्चन मार्क इन माइंड कि यार ये ऐसा क्यों है. तो वो चीज रीइग्नाइट हो गई है. एंड इसके अलावा एक बहुत अच्छा नेटवर्क बन चुका है. सो आई गेट टू इंटरैक्ट विद यंग किड्स हु आर 8 years old, जो अभी फर्स्ट कॉइन देख के अपना एक्साइटेड है. And I also get to interact with seasoned collectors who are 80 years plus, जो बहुत सालों से जमा कर रहे हैं. I get to interact with someone, a school student who is just saving his lunch money or pocket money and buying one coin. And I also get to interact with people who own multi-million-dollar companies, because even they are big collectors. So it has exposed me to a spectrum of different people from different walks of life. तो वो जो एक अलग ह्यूमन एक्सपोजर मुझे मिला है, मतलब ऑल थैंक्स टू दिस हॉबी, वो काफी एनरिच कर देता है. एंड लास्टली आई वुड से फॉरेन कल्चर की अंडरस्टैंडिंग. लोग हमसे अलग कितने होते हैं, वो परसेप्शन लाना कि अलग मतलब बुरा नहीं, इट इज जस्ट दैट उनकी चीजें अलग है, उनकी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसमें जो इनसाइट्स मुझे मिले हैं. तो जैसे मैंने कहा ना, मैंने बिना पासपोर्ट के पूरी दुनिया का टूर कर लिया है मेरे कलेक्शन को देख देख कर. राइट, ऐसा. राइट. ओके कुणाल, अभी इससे न्यूमिज्मेटिक्स के फ्यूचर को कैसे देखते हो, स्पेशली इन इंडिया? आप कहते हैं कि अभी फिलहाल तो ये अंडर डेवलप है, लेकिन डेवलप हो रहे हैं. जैसे आपने अभी 2 एग्जांपल बटे, 80 इयर्स का मल्टी मिलियनर है कोई, या फिर 8 साल का बच्चा हो, वो सेव कर रहा है अपनी पॉकेट मनी और ला रहा है. सो ऐसे सब चीजें हो रहे हैं, तो ये गेयर हो रहा है, ये मोमेंटम जनरेट हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू व्हाट इज फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होगा? अच्छा, सो कुछ साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया तब मुझे फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा था. मुझे लग रहा था कि जैसे मुझ जैसे यंग लोग और काफी जो छोटे हैं अर्ली एज से, अगर हम उन्हें बराबर एनकरेज करें कि दीज आर हेरिटेज आइटम्स ऑफ आवर पास्ट. अगर मैं आपको आज से 100 साल पुराना सिक्का दे दूं, वो एक हेरिटेज आइटम हो गई हमारे देश की. उसे प्रिजर्व करना, उसके बारे में जानना और उसे कैरी फॉरवर्ड करना, ये आपका ड्यूटी है. तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे लगा कि अगर हम चलेंगे तो काफी एनकरेजमेंट मिलेगी इस फील्ड में और काफी ब्राइट फ्यूचर होगा. बट एक चैलेंज सामने खड़ा हो जाता है डिजिटल करेंसी का, डिजिटल पेमेंट्स एंड क्रिप्टो करेंसीज. जैसे जैसे इनका मार्केट बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे इनका यूटिलाइजेशन बढ़ते जा रहा है, जो ट्रेडिशनल पेपर मनी एंड कॉइन्स है उनकी यूजेस कम हो जाएगी. आप आज देखेंगे कि आपने लिटरली लेटर्स पर स्टैम्प यूज करना कम कर दिया होगा, हार्डली काफी कम लोग यूज करते होंगे. तो इसके वजह से स्टैम्प कलेक्टर्स है, उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि लोग अगर स्टैम्प्स को एक्सपोज ही नहीं है तो उनमें उसमें डिफरेंट वेराइटीज को कलेक्ट करने की एक्साइटमेंट जगना की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है. सिमिलर थिंग कॉइन्स और नोट्स से भी. आप जैसे ही आज गूगल पे कर देते हो किसी को, आप कॉइन्स नोट्स का यूज कम कर रहे हो, तो इवेंचुअली ये जो कल्चर आगे बढ़ेगा, आई फील इट इज गोइंग टू बी अ पेपरलेस और कैशलेस इकोनॉमी. हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी. तो जब वो होते जाएगा, तब इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर कि क्या आगे की जनरेशन इसमें एक्साइटेड होगी या नहीं. ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म लुक ब्राइट, बट मैं अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं तो आई फील जैसे फिलहाली द कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स धीरे धीरे कम होती हुई दिख रही है हमें. इवेंचुअली न्यूमिज्मेटिक्स कुड बी वन ऑफ देम.
ओके ओके, लेकिन अगर एक बात आपको मैं पूछूं, अभी न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में आपने बताया, आपका इतना स्टडी है, ओवरऑल हॉबी जो कहते हैं ना लोग कि मेरी जो नौकरी है, मेरा जो बिजनेस है, वो मुझे एक पलंग दे देता है, लेकिन उस पलंग पर नींद आने के लिए वो जो नींद है, वो जो सुकून है, वो मुझे हॉबी देती है। ओके, सो आप चाहे वो न्यूमिस्मेटिक्स की हॉबी हो, पेंटिंग हो, या फिर और कुछ आर्ट कलेक्शन की हॉबी हो, वो हॉबी होना जरूरी है। इस बात से आप कितना एग्री करते हो? वो रिचनेस हमारे लाइफ में वो हॉबी लाती है या नहीं लाती? व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब मैं बड़े एजेड कलेक्टर से भी मिलता हूँ, तब उनमें भी जो ड्राइव होता है कि एक कोई कॉइन नया मिल जाए उसे कलेक्ट करने का, आई स्टिल फील उनके अंदर भी वो बचपना अभी भी है, एक चाइल्ड होता है अंदर, ही स्टिल लिविंग इनसाइड. सो आई फील हॉबी इज एन एब्सोल्यूट मस्ट. इट कीप्स योर द चाइल्ड विद इन यू अलाइव. यस, तो ये काफी मेरे हिसाब से तो वैल्यू एडिशन है लाइफ में. आई थिंक ये पूरा सेशन सिर्फ न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में नहीं था. इट्स अबाउट योर एनालिटिकल एबिलिटी, इट्स अबाउट यू हाउ यू रिसर्च अबाउट थिंग्स, it's about exposure, it's about having emotional intelligence, it's about having networking skill, it's about everything. ये कीस्टोन है भी. हॉबी भी कोई ऐसी चीज होती है, we can call it a keystone, कि एक चीज आप कर लेते हो, बाकी के बहुत सारे स्किल उसके रिलेटेड आपके डेवलप हो जाना चाहते हैं. सो जितने भी व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, जो भी प्रोफेशनल है, जो भी घर पे है, हाउस वाइफ है, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आपकी हॉबी है उसे परस्यू कीजिए. सिर्फ उसे लिमिटेड चीज या एंटरटेनमेंट की ओर या फिर स्ट्रेस बस्टर ऐसे मत देखिए. ये बहुत बड़ी चीज है. जैसे अभी कुणाल ने कहा कि आपका अगर पेंटिंग हो सकता है तो बहुत चीजें आगे जा सकते हैं. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन कुणाल कि आपने अपना कीमती समय हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला, हमारे व्यूअर्स की इच्छा को मान सम्मान दिया. आई होप कि आप जो कह रहे हैं, आप जो ब्राइट फ्यूचर देखना चाहते हैं, वो ब्राइट फ्यूचर न्यूमिस्मेटिक्स में आए और बहुत सारे लोग जुड़े. एंड once again I'm really thankful to you and grateful to you कि आप इधर आए और अपना कीमती समय, कीमती कंटेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किए. थैंक यू सो मच कुणाल. वेलकम, द प्लेजर इज ऑल माइन. दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आपको ये वीडियो अगर बेहतरीन लगा, अच्छा लगा, तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए. हम लोग फिर मिलेंगे. टिल देन, फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे सेफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टे हैप्पी. कायरल वेंचर्स, प्रिसाइज, प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स.